दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उर्दू के एक शायर हैं सैयद मोहम्मद मस्त कलकतवी। उनका एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी कि अगर आप कुछ प्रदर्शन करना चाहते हो तो एक बार आप खुद को भुला दो, क्योंकि जब दाना धरती में मिल जाता है तो फिर फसल निकलती है। और इस बात का जिक्र आज से इसलिए, इस शेर का जिक्र आपसे आज इसलिए कि मैं बात करने चला हूँ इंडिया गठबंधन के उन 5 नेताओं की कि अगर वो अपनी हस्ती को भुला दें तो फिर वो मोदी की हस्ती को चुनौती दे सकते हैं। आपसे जिक्र करूंगा उन 5 नेताओं के बारे में कि जिन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, मोदी की सत्ता को, मोदी की ताकत को चुनौती दी है। और चुनौती दी ही नहीं है, उसको सबल होता हुआ दिखाया भी है। मैं आपसे बात करूंगा उन नेताओं के बारे में जो इस समय सभी इंडिया गठबंधन के अंदर हैं। और अगर आज मान लें जिस प्रकार जंतर मंतर पर रैली हो रही थी और इससे पहले 16 तारीख को जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर जो ममता बनर्जी ने नाम रखा था प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का, और खड़गे ने जब बाद में ये कहा था कि पहले सरकार बना लें, पहले ताकत बना लें, पीएम का फैसला फिर कर लेंगे। तो मान लीजिए कि इस समय इन सभी नेताओं के सामने एक चुनौती है खुद को साबित करने की। मोदी की सत्ता को चुनौती देना तो बाद की बात है, पहले खुद को साबित करने की चुनौती है। और ये सभी तमाम वो नेता हैं जो इस समय पूरी तरह से निशाने पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहें, तमाम एजेंसियों के कहें, जो ईडी सीबीआई हैं, और साथ साथ निशाने पर हैं मोदी और शाह के। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि उन तमाम नेताओं जिनके बारे में आपसे मैं एक के बाद एक जिक्र करूंगा, 5 नेताओं का, उन 5 नेताओं ने अपने आप को समय समय पर साबित करके भी दिखाया है। तो आपसे सबसे पहले बात करते हैं उस नेता की जो कांग्रेस के अंदर ही हैं, और कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने कि कर्नाटक के अंदर ऐसी स्थिति बना दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा था खुद येदियुरप्पा के पास। सबसे पहले बात कांग्रेस के DK शिव कुमार की। एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं तब से, जब से कि तेलंगाना के अंदर 3 महीने की मेहनत के बाद ये कहा गया कि कांग्रेस की सरकार बनने में DK शिव कुमार का बड़ा योगदान था। और DK शिव कुमार क्योंकि अपनी हस्ती उन्होंने यूं भुला दी कि जब कर्नाटक के अंदर चुनाव हो गया और कर्नाटक के चुनाव में कहीं ये कहा गया कि DK शिव कुमार की बड़ी ताकत थी और DK शिव कुमार का बड़ा असर था कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार लाने में। लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी आला कमान ने फैसला कर लिया सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का, तो फिर DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बन गए और पार्टी के आदेश का पालन भी कर लिया और ये दिखा भी दिया कि वे पूरी तरह से समर्पित भी हैं और अपनी हस्ती को मिटाने को तैयार भी हैं, जिसका जिक्र आपसे मैंने शुरू में किया था। और DK शिव कुमार के बाद उसके बाद आया तेलंगाना के चुनाव का प्रभार, और उस चुनाव के अंदर भी खुद को साबित कर दिया और साबित करते हुए केसीआर को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो वहीं देश की सल्तनत को भी, मोदी और शाह की सल्तनत को भी उन्होंने भी चुनौती को देते हुए अपने आप को एक बार फिर प्रूव कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम कुछ कर सकते हैं। तो एक ये नेता हैं DK शिव कुमार की, अगर ये पूरी तरह से जुट जाएं तो फिर साउथ के अंदर जिस प्रकार से, हालांकि कद तो साउथ में 2019 में भी कांग्रेस का बड़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अगर DK शिव कुमार जैसे नेता कुछ और जुड़ जाएं साउथ के अंदर, तो फिर इंडिया गठबंधन को वहां पर एक नई मंजिल और मिल सकती है। तो पहले खिलाड़ी कह लें या पहले नेता कह लें या पहले वो हस्ती कह लें कि अगर वो अपनी हस्ती मिटा करके जुट जाएंगे तो फिर किसी की हस्ती को चुनौती दे देंगे। और अगर अगली बात करें तो अगला भी राज्य फिर वहीं से आता है, वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहां 2019 के चुनाव में 18 सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब 18 सांसद बने बीजेपी के, तो फिर वहां से दिखाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। अमित शाह के रडार पर आ गया पश्चिम बंगाल, पूरी तरह से अमित शाह लग गए पश्चिम बंगाल के अंदर, और तमाम मीडिया के अंदर ये दिखाया गया कि जैसे पश्चिम बंगाल का किला लुट जाएगा ममता बनर्जी से। ये ठीक है कि 42 सीटों में से 18 जीत करके करिश्मा ही था 2019 के चुनाव में, जो 18 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। और वो 18 सीटें जीतने के बाद में फिर चाहे वो उग्र हिंदुत्व की बात रही हो, चाहे वो वहाँ पर तरह तरह की नए बात चलाने की बात रही हो,
और वहाँ पर जिस प्रकार ईडी और सीबीआई लग गई, चुनाव के अंदर जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसीज को भेजा गया, और एक बार की तो ऐसा दिखा दिया गया कि जैसे ममता बनर्जी को हरा दिया जाएगा। 200 पार का नारा दिया था अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर, और उससे पहले जब निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, हर चुनाव के अंदर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को चुनौती देने पहुंचते थे अमित शाह, लेकिन ममता ने हर बार प्रूव कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और ममता ने तय कर दिया, ममता ने साबित कर दिया, और ममता ने दिखा दिया उस चुनाव के अंदर, यानी कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2021 में, और उस चुनाव में ममता बनर्जी ने, जब वो चुनाव हुआ जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अमित शाह ने नारा दिया था, वहाँ से जब रोड शो चलते थे तो अमित शाह कहते थे कि अब की बार 200 पार करेंगे और पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। बजरंग बली से लेकर के और राम तक, और जहाँ बीजेपी के अस्त्र होते थे तो वहीं ममता बनर्जी दुर्गा चालीसा पढ़ा करती थी। और अगर आपको ध्यान होगा तो फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल के अंदर वो खेला हुआ कि 75 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि प्रदर्शन बड़ा था, लेकिन 200 सीटों की अगर बात थी तो फिर वो प्रदर्शन कुछ नहीं था। और ममता बनर्जी 215 सीटों के साथ में एक बम्पर मेजोरिटी के साथ आई, और वो उस समय की बात थी जब तमाम एजेंसियां पीछे पड़ी थी। आपको ध्यान होगा कि मतदान से ठीक पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई थी ईडी। एक तरफ ममता बनर्जी का रोड शो चल रहा था तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की छापेमारियां चल रही थी। और भले ही सरकार तो पश्चिम बंगाल में बनी, ममता दीदी ने भले ही एक बड़ी चुनौती दे दी मोदी और शाह की सल्तनत को, और खुद को प्रूव कर दिया कि मैं नाकों चने चबवा सकती हूं, और खाली चबवाई नहीं सकती, उसमें आपको सफल होता भी दिखा सकती हूं। और उस चुनाव के अंदर जबकि कांग्रेस और सीपीआई दोनों सामने थे, ममता बनर्जी के गठबंधन में थे कांग्रेस और सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट, और अगर अब ममता बनर्जी के साथ में कम्युनिस्ट और कांग्रेस भी साथ होंगे, और अगर इंडिया गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर ममता बनर्जी अपनी हस्ती को भुला देंगी एक बार, अगर, क्योंकि ज़रूरी ये होगा इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए कि अगर उनको मोदी और शाह की सत्ता को चुनौती देनी है तो फिर उनको अपने तमाम गिले शिकवे, अपने तमाम उनको जो महिमा मंडन, मान मर्यादा, उसको एक बार भूलना होगा। और अगर ममता बनर्जी ने वो करिश्मा कर दिखाया तो फिर न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूर्वोत्तर और साउथ के कई राज्यों के अंदर ममता बनर्जी एक बड़ी ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन को बड़ी ताकत दे देंगी। और मैंने जो पहले आपसे कहा था, जो शेर गाया था कि मिटा दे अपनी हस्ती को, चाहे वो डीके शिव कुमार हो और चाहे वो ममता बनर्जी हो, अगर अपनी हस्ती मिटा देंगी तो फिर ये किसी और की हस्ती को भी मिटाने में कामयाब हो सकते हैं। तीसरा नाम अगर लेंगे तो तीसरा नाम इसके अंदर आता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। एनडीए में भी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी भी रहे हैं और मोदी के साथ भी रहे हैं। मोदी के विरोधी तो इतने थे कि जब मोदी को एनडीए का नेता चुना गया तो नीतीश कुमार दूर हो गए, और मोदी के दूर इतने हुए कि फिर जाकर के महागठबंधन बना लिया कांग्रेस और आरजेडी के साथ, और उस चुनाव के अंदर चुनौती दे दी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, मोदी की सत्ता को चुनौती दे दी। और बाद में जब एक बार फिर मोदी के साथ मिल गए तो फिर मोदी के साथ मिलकर के बिहार की 40 की 40 सीटों पर एक तरह से भगवा लहरा गया, यानी कि चाहे वो जेडीयू के विधायक बने, चाहे वो बीजेपी के विधायक बने, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी के विधायक बने, वो सभी मिल करके एनडीए के विधायक हो गए। और उसके अंदर एक बड़ा रोल था नीतीश कुमार का, और आज भी बड़ा रोल नीतीश कुमार का है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो ये कुनबा जुड़ा है, जो काबिला जुड़ा है, इस कुनबे को जोड़ने के अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सबसे आगे थे। अगर जिस प्रकार की मीडिया के अंदर खबरें आती हैं उसको दरकिनार करके अगर नीतीश कुमार भी सोच लेंगे कि अपनी हस्ती तो बाद में उठा लेंगे, एक बार दाना को गुले गुलजार करने के लिए मिट्टी में मिल जाना चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार भी बिहार के साथ साथ और भी कई राज्यों के अंदर मोदी और शाह की सल्तनत को चुनौती दे देंगे। और अगर इसके बाद अगला नाम लें तो अगला नाम मैं लूँगा आपके सामने उद्धव ठाकरे का, जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता, बाला साहब की सियासी विरासत को संभालने वाले, बाला साहब की पारिवारिक विरासत को संभालने वाले। और आप मान लीजिए कभी हिंदुत्व का ऐसा चेहरा थे बाला साहब ठाकरे और उसके बाद में उद्धव ठाकरे भी, लेकिन जब मोदी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ हुआ करते थे, और जब बीजेपी और मोदी के साथ थे तो भी अपना लोहा मनवाया उसके अंदर। और फिर जब नाराज़गी बढ़ी, जब बीजेपी से अलग हुए,
जब मोदी और शाह की सत्ता को चुनौती दी तो फिर झुकना भी कबूल नहीं था। और एक साथ मान लीजिए कि महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी बना लिया, भले ही सरकार तो गिर गई लेकिन मोदी और शाह के सामने झुके भी नहीं। और उसके बाद मान लीजिए कि आज उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता हैं जो मैं आपको बता रहा थी कभी हिंदुत्व के बड़े चेहरे थे। आज हिंदुत्व के नाम के वोट तो उनके पास जो हैं वो हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्वीकार्य सभी वर्गों के अंदर हैं। और अगर उद्धव ठाकरे भी बड़ा मन करके महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार और कांग्रेस को साध करके एक ऐसा गठबंधन बना दिया कि जिसके अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद ना हुआ, तो मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा एनडीए के लिए इंडिया गठबंधन। तो मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे भी एक ऐसे नेता हैं, उद्धव ठाकरे भी ऐसे सियासी खिलाड़ी हैं कि जो मोदी और शाह की सत्ता को चुनौती देने के लिए जिस गठबंधन के अंदर शामिल हैं, अगर वो भी अपनी हस्ती को मिटा करके और सामने आकर के तय कर लेंगे कि एक बार खुद को साबित करना है, तो फिर वहाँ भी संभव है। और अगर पांचवा मैं आपसे नाम लूँ तो पांचवा नाम आपसे मैं लूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको ध्यान होगा 2013 के अंदर पार्टी बना करके, सियासी दल बना करके, और एक प्रकार से जहाँ पहले कांग्रेस को तो डाउन किया लेकिन मोदी और शाह की सत्ता को भी चुनौती दी। आपको ध्यान होगा 2014 के अंदर जब 27 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनी थी, कांग्रेस के सहयोग के साथ सरकार बनी थी। 47 दिन की सरकार बनने के बाद सरकार को छोड़ दिया था, और सरकार छोड़ने के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो वाराणसी में लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रत्याशी खुद थे अरविंद केजरीवाल। भले ही वोटों के मामले में तो कोई जलवा नहीं दिखा पाए थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए आए तो बताते हैं कि अमित शाह खुद दिल्ली का मोर्चा संभाले हुए थे 2015 के विधानसभा चुनाव में। और 2015 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए उनको एक टास्क मिला था कि दिल्ली के अंदर भगवा खिलाना है, क्योंकि पहले 15 साल वहाँ कांग्रेस की सरकार रह चुकी थी। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जैसा राजनीति का नौसिखिया आदमी जब मोदी को चुनौती देने वाराणसी पहुंचा था तो भले ही वोट तो कम या ज़्यादा मिली हों, लेकिन नाम बड़ा बन जाता है और आंखों में खटकने लगे थे अरविंद केजरीवाल तभी मोदी और शाह और साथ साथ बीजेपी की सल्तनत के। और सोच लिया था कि दिल्ली के अंदर इनको ऐसा निपटाया जाए कि ताकि आगे सर ना उठाएं। लेकिन राजनीति के मंझे हुए और सधे हुए खिलाड़ी की तरह खेलते हुए अरविंद केजरीवाल ने 2015 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को ऐसी शिकस्त दी थी कि शायद पूरे देश में अभी तक ऐसी शिकस्त ना मिली हो। भले ही 1982 में तो बीजेपी 2 सीटों की पार्टी थी और जब 2014 के अंदर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन दिल्ली के अंदर बीजेपी को इस प्रकार की चुनावी शिकस्त दी अरविंद केजरीवाल ने जिसका किसी को गुमान नहीं था। 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल जीते और मात्र 3 सीटों पर बीजेपी रह गई। उसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भले ही बीजेपी के सामने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का लोकसभा में तो प्रदर्शन कोई नहीं रहा, भले ही पंजाब में भी केवल 1 ही सीट जीत पाए। और उसके बाद जब 2020 में चुनाव हुआ दिल्ली का विधानसभा का, तो एक बार फिर अमित शाह दिल्ली के अंदर थे। हिंदुत्व की बात भी थी, शाहीन बाग भी था, हिंदुत्व की पताका बहुत जोर से लहराई गई थी, हिंदू मुसलमान के दंगों को भी रंग दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल का जो तिलिस्म था वो कायम रहा। 70 में से अब की बार कुछ सीट तो बढ़ी, लेकिन 63 सीट मिली अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी सिमट गई मात्र 7 सीटों पर। वोट शेयर तो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन सत्ता का मिलना तो बहुत दूर की बात है, सत्ता के पास तक की दस्तक नहीं दे पाई बीजेपी दिल्ली के अंदर। और सत्ता के राजनीति के एक धुरंधर खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर सामने आ गए अरविंद केजरीवाल। उसके बाद पंजाब में अपनी सरकार बनवा ली, और पंजाब में सरकार बनाने के बाद जब दिल्ली में एक बार फिर सियासत शुरू हुई, दिल्ली की नगर निगम की सियासत, तो दिल्ली की नगर निगम की सियासत में चाहे वो मतदाताओं में हो और चाहे फ्लोर में हो, मोदी और शाह के कुशल संगठन को इस प्रकार धता बताया अरविंद केजरीवाल ने कि जो अपने आप में एक मिसाल बन गया और अपने आप के अंदर एक खिलाड़ी बन गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस समय जहां उलझे हुए हैं जेल के चक्कर में, पार्टी के बड़े बड़े नेता तमाम जेल में हैं, खुद अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, जेल भेजने की तैयारी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए भी ज़रूरी होगा कि संभवतः वो भी अपनी हस्ती को मिटाकर दाने को गुले गुलजार करने के लिए मिट्टी में मिल जाने को तैयार होंगे। और अगर वो भी मिट्टी में मिल जाने को तैयार हुए
तो फिर मान लीजिए कि पंजाब और दिल्ली के अंदर एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के सत्ता और संगठन के लिए इंडिया गठबंधन में रहते हुए। तो ये 5 नेता हमने आपको बताए, बाकी तो सभी नेता हैं, धुरंधर हैं, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हों, चाहे उसके अंदर बाकी तमाम जो नेता हैं, चाहे खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हों। लेकिन इन 5 नेताओं का हमने आपने बताया कि ये 5 वो नेता हैं कि जो समय समय पर मोदी की सत्ता को और मोदी की ताकत को चुनौती दे चुके हैं और अपने मजबूत मौजूदगी का एहसास भी करा चुके हैं। और अगर 2024 के लिए लोग अपनी हस्ती भुला करके कहीं इस प्रकार लग गए कि एक बार इंडिया गठबंधन को आगे ले जाना है, एक बार सत्ता को चुनौती दे दी जाए, सत्ता को घुटनों के बल ला दिया जाए, तो फिर आगे के फैसले आगे कर लेंगे। तो फिर मान लीजिए कि 2024 का रण बड़ा भीषण और बड़ा रोचक होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेता आपस में मिलजुल कर कदम ताल कर पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 के लिए मोदी के लिए चुनौती बन पाएगा? और आपको क्या लगता है कि 2024 का जो रण होगा वो कितना भीषण होगा? 3 राज्यों की जीत के बाद में जिस प्रकार बीजेपी दमादम है, क्या यही चुनाव परिणाम आगे भी रहेंगे या इनमें कुछ बदलाव होगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।